जय हिंद। 12th क्लास। चलिए अब पढ़ेंगे अपन केमिस्ट्री में आवर्त सारणी, जिसमें हमारे पास सभी तत्व हैं, जिसमें कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं और कुछ उपधातुएं हैं। सोना, चांदी, कार्बन, हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, स्कैंडियम, यूरेनियम, जितने भी तत्व हैं सभी आवर्त सारणी में रखे गए हैं। तो आवर्त सारणी को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे परमाणु संरचना की, कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। परमाणु संरचना, तो बात कर लेते हैं परमाणु की। परमाणु होता क्या है? परमाणु होता क्या है? तो किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, मतलब अकेला नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। यानी किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का सबसे छोटे से छोटा सूक्ष्मतम जो भाग होगा वो परमाणु होता है। ठीक है, इसी की संरचना देखने वाले हैं अपन यहाँ पर। फिर से समझ लीजिए परिभाषा परमाणु की। परमाणु होता क्या है? तो किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। मतलब अकेला नहीं रहेगा, अकेला रह जाएगा फिर तत्व पदार्थों का निर्माण नहीं हो पाएगा। बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनता है। ठीक है, और इसी तरीके से पदार्थ का निर्माण हो जाता है हमारा। चलिए परमाणु की संरचना देखते हैं अपन। परमाणु होता क्या है? तो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग है परमाणु, वो परमाणु कहलाता है। लेकिन इस परमाणु के अंदर भी, परमाणु के अंदर इसका पाया जाता है केंद्रक, मध्य भाग। परमाणु का बिल्कुल सेंटर पॉइंट, बीच का भाग कहलाता है उसका नाभिक। उसका क्या कहलाता है? नाभिक, जो परमाणु के बीच में पाया जाता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, इस नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में, ये किसी भी परमाणु का नाभिक है, नाभिक के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। एक प्रोटॉन पाया जाता है, दूसरा न्यूट्रॉन पाया जाता है। दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पाए जाते हैं नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, प्लस का चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, आवेशहीन होते हैं ये। ठीक है, तो ये किसी भी तत्व का परमाणु है, परमाणु का नाभिक है। किसी तत्व के परमाणु का ये क्या है? नाभिक, उसका सेंटर पॉइंट, परमाणु का सेंटर पॉइंट, ये सबसे छोटा भाग। समझ लीजिए इस चीज को, किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग परमाणु। अब उस परमाणु के अंदर घुस जाए अपन और उसके केंद्र पर पहुंचे, उसका सेंटर पॉइंट कहलाता है नाभिक। नाभिक में दो चीजें पाई जाती हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। अब इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पाए जाते हैं, वृत्त के आकार के। आप लोग पूरे बना सकते हो, मैं अधूरे बनाऊंगा। यहाँ पर 7 वृत्ताकार मार्ग पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अधिकतम 7 वृत्ताकार मार्ग, रास्ते पाए जाते हैं, जिन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जिन पर कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। कम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 7 ही हों, 7 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 7 से ज्यादा नहीं होंगे। किसी भी तत्व में परमाणु के नाभिक के चारों ओर अधिकतम वृत्ताकार मार्गों की संख्या 7 हो सकती है, लेकिन 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। कम जरूर हो सकते हैं, 7 से कम हो सकता है 1 ही रह जाए, 2 ही रह जाए। बात आ रही समझ में? तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7वां। इन्हें और भी कई नाम से दर्शाते हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू द्वारा भी दर्शाया जाता है। चलिए सुनिए तो एक बार फिर से। तो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग परमाणु, परमाणु के अंदर घुस गए तो हमें मिला नाभिक। नाभिक में दो चीजें पाई गई, कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग मिले, उन वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे बीच में होता है सूर्य, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और बाकी ग्रह मंगल, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। वैसे ही नाभिक के चारों ओर कौन? इलेक्ट्रॉन इन वृत्ताकार मार्गों में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेश। चलिए तो अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता क्या है? परमाणु क्रमांक लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बोल देते हैं 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बोलते हैं 8, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, तो ये क्या होता है? क्लोरीन का 17। तो परमाणु क्रमांक जो होता है किसी परमाणु के अंदर या किसी तत्व के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब उस तत्व के अंदर कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं उसे ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है, या कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसे ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसका मतलब ये है ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन हैं। 8 प्रोटॉन और 8 ही इलेक्ट्रॉन। जितने धन आवेश उतने ही ऋण आवेश, क्योंकि परमाणु जो होता है वो विद्युत का उदासीन होता है, मतलब परमाणु पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, लेकिन परमाणु के अंदर ये दोनों चीजें हैं, धन, जितने धन उतने ही ऋण, तो एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, जीरो हो जाता है, उदासीन हो जाता है परमाणु। ऐसे बात आ रही समझ में? प्रोटॉन को अपन क्या कहते हैं? प्रोटॉन पर पाया जाता है धन आवेश, इसलिए बोलते हैं धन आवेश की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, इसलिए लिख सकते हैं ऋण आवेश की संख्या। तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या धनावेशों की संख्या या ऋण आवेशों की संख्या। ठीक है, तो इस तरीके का परमाणु संरचना होती है। परमाणु के बीच में नाभिक, नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। नाभिक के चारों ओर 7 वृत्ताकार मार्ग पाए जा सकते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। सबसे लास्ट वाले कक्ष को कहते हैं संयोजी कक्ष। जो वृत्ताकार मार्ग दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं कक्ष। इन्हें क्या कहते हैं? कक्ष। ये वृत्ताकार मार्ग आपको दिख रहे हैं नाभिक के चारों ओर, इन्हें कहते हैं कक्ष। कक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। सबसे लास्ट वाले कक्ष को कहते हैं संयोजी कक्ष। जो भी होगा, जैसे मान लो किसी परमाणु के अंदर 3 ही कक्ष हैं, तो उसका तीसरा जो लास्ट वाला कक्ष होगा वो संयोजी कक्ष कहलाएगा। और उसके एक अंदर वाला कहलाता है, उससे एक अंदर वाला कहलाता है अंतः संयोजी कक्ष। अंतः संयोजी कक्ष। ठीक है, सबसे लास्ट वाले को कहते हैं संयोजी कक्ष और उससे एक अंदर वाले को क्या कहते हैं? अंतः संयोजी कक्ष। चलिए तो अब अपन कक्ष की बात कर लें, ऑर्बिट की बात कर लें, होता क्या है। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले आप कॉपी में ये हेडिंग डालेंगे परमाणु संरचना और ये चित्र बना लेंगे, फिर नीचे हेडिंग डालेंगे कक्ष। इनकी बात सुन लेते हैं, कक्ष होते क्या है। तो कक्ष की परिभाषा, ये सब कक्ष ही बनाए हैं, वृत्ताकार मार्ग कक्ष ही हैं हमारे। सुनिए परिभाषा, सुनिए कक्ष की होती क्या है। किसी परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर उपस्थित वे वृत्ताकार मार्ग जिन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं उन्हें कक्ष कहा जाता है। फिर से सुनिए, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर उपस्थित वे वृत्ताकार मार्ग जिन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं कक्ष कहलाते हैं। कक्ष को मुख्य ऊर्जा स्तर कहा जाता है। कक्ष को क्या कहते हैं? मुख्य ऊर्जा स्तर। कक्ष को मुख्य ऊर्जा स्तर कहा जाता है, जिन्हें क्रमशः K, L, M, N, O, P, Q द्वारा दर्शाया जाता है। कॉमा लगा के लिख देंगे। फिर से सुन लीजिए, परिभाषा लिखेंगे कक्ष की कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर उपस्थित वे वृत्ताकार मार्ग जिन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं कक्ष कहलाते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि कक्ष को मुख्य ऊर्जा स्तर कहा जाता है, जिन्हें क्रमशः K, L, M, N, O, P, Q द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां पर n का मान 1 से लेकर 7 तक होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। कहां तक? 7 तक। ये इनकी संख्या, क्योंकि कक्ष की अधिकतम संख्या 7 है। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या है।
यहाँ पर इस चीज का मतलब समझ लीजिए 2n², इसका मतलब समझिए। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8, तो ऑक्सीजन का ये हो गया नाभिक बिल्कुल बीच में, इनके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पाए जाएंगे, इन्हीं को कक्ष कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कक्ष। देखिए तो अब n की जगह 1 रखें तो ये कक्ष के ये मान को, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष और बनाएंगे तो तीसरा कक्ष और बनाएंगे तो चौथा कक्ष कहलाएगा। बात आ रही समझ में? तो देखिए n का मान रखें यहाँ पर, n की जगह 1 रखें, n की जगह 1 रखो तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 का गुणा 2 में करोगे 2, यानी पहले कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, 1 और 1 2 होगी। अब 2 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, 2 का n की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूनी 8। दूसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब n की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। तीसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, ऑक्सीजन को छोड़ो। पहले कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 दूनी 4 दूनी 8, तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, चौथे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 चौके 16, 16 दूनी 32, पांचवें कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 25 दूनी 50, छठे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 छंग 36 दूनी 72, सातवें कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 का स्क्वायर 7 7 49 दूनी 98। बात आ रही समझ में? इस तरीके से। ठीक है, और पहले कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो 2 ही भरेंगे, 1 2। दूसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो 8 भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है तो 18 भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बात आ रही समझ में? इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। लेकिन अगर कोई तत्व ऐसा है जिसमें मान लो इलेक्ट्रॉन हो ही ना उतने जितने भरने हैं अपने को, तो जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, कितना होता है 8। अब इसमें भरे, ये मान लो ऑक्सीजन का नाभिक हो गया, ये पहला वृत्ताकार मार्ग, ये दूसरा वृत्ताकार मार्ग। ठीक है, एक और बना लेते हैं, मान लो तीसरा। पहले में 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कितने 8। परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने, तो पहले में पता है अपने को 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 भर दिए 2। ये दूसरे में अपने को पता है, दूसरे कक्ष में अपने को पता है 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन जब 2 भर दिए हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के पास कितने बचे? 6 बचे, क्योंकि 8 में से 2 तो भर दिए, 6 बचे, तो दूसरे में 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। बात आ रही समझ में? अगर ज्यादा होते तो ज्यादा भर देते। ठीक है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इसका मतलब है क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन भरे तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भरे 2, दूसरे में अपन 8 भर सकते हैं, भर दें 8। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 7 और 1 8, यानी 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। कितने बचे हमारे पास? 7। तीसरे में भर सकते हैं, कितने? 3 3 9 दूनी 18, 18 भर सकते हैं। लेकिन बचे क्या क्लोरीन के पास? हमारे क्लोरीन में देखिए 8 और 2 10 तो भर ही चुके हैं, 7 और बचे इसके पास, तो 7 भरोगे तीसरे में, 1 2 3 4 5 6 7। बात आ रही समझ में? ऐसे ही सभी तत्वों के लिए अपन उसके कक्ष में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कक्ष की बात। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर उपस्थित वे वृत्ताकार मार्ग जिन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं उन्हें कक्ष कहा जाता है। ठीक है, कक्ष को मुख्य ऊर्जा स्तर कहा जाता है, जिन्हें क्रमशः K L M N O P Q द्वारा दर्शाया जाता है। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। ठीक है, कक्ष जो होते हैं ये दिशात्मक प्रकृति नहीं दर्शाते, कोई दिशा नहीं बताते। क्यों? क्योंकि इनका मार्ग वृत्ताकार है, तो दिशा कहां से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात कक्ष की। अब बात कर लेते हैं कक्षक की, कि कक्षक क्या होते हैं। कक्षक क्या होते हैं? इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कक्षक। चलिए कक्षक के बारे में सुन लीजिए।
किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र, 3 दिशाओं वाला क्षेत्र, त्रिविमीय मतलब 3 दिशाओं वाला क्षेत्र, जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे कक्षक कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे कक्षक कहा जाता है। कक्षक को उप ऊर्जा स्तर कहा जाता है, उप ऊर्जा स्तर कहा जाता है, और कक्षक को क्रमशः एस पी डी एफ द्वारा दर्शाया जाता है। ये सभी स्मॉल होते हैं, एस पी डी एफ सभी स्मॉल होते हैं। ठीक है, इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या एस में 2 भर सकते हैं, पी में 6 भर सकते हैं, डी में 10 भर सकते हैं, एफ में 14 भर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार मार्ग जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं वो कक्ष कहलाता है, और कक्ष को मुख्य ऊर्जा स्तर कहा जाता है, जिन्हें क्रमशः KLMNOPQ द्वारा दर्शाया जाता है, और जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, और कक्ष दिशात्मक प्रकृति नहीं दर्शाते। ये तो बात हो गई कक्ष की। अब अपन बात कर रहे हैं कक्षक की। ऑर्बिटल किसे कहते हैं? तो किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है, उसे कक्षक कहा जाता है। कक्ष को उप ऊर्जा स्तर कहा जाता है, और कक्षक को क्रमशः SPDF द्वारा दर्शाया जाता है, जिनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 2, 6, 10, 14 होती है। यानी S में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, D कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, F कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन अपन भर सकते हैं। अगर होंगे तो, नहीं होंगे तो भर ही नहीं पाएंगे, जैसे अभी कक्षक के लिए था वही सेम रूल यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई कक्षक की। कक्षक जो होते हैं दिशात्मक प्रकृति दर्शाते हैं, कक्षक दिशात्मक प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है, कक्ष नहीं दर्शा रहे क्योंकि उनका बात वृत्ताकार था, ये त्रिविमीय होते हैं इसलिए दिशात्मक प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, 11th क्लास के लिए क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है कि कक्ष और कक्षक में अंतर बताइए, कक्ष और कक्षक में अंतर बताइए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर बताइए। तो सबसे पहले तो परिभाषा लिख देंगे, परिभाषा लिख देंगे कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार मार्ग जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं कक्ष कहलाता है। इसमें लिख देंगे कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है कक्षक कहलाता है। ठीक है, पहला पॉइंट परिभाषा हो गई। दूसरे पॉइंट, कक्ष को मुख्य ऊर्जा स्तर कहा जाता है, कक्षक को उप ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कक्ष की बात कर लें, कक्ष को क्रमशः KLMNOPQ द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और कक्षक को क्रमशः SPDF द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरे के बाद चौथा, कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 2, 6, 10 और 14 होती है। पांचवा, कक्ष जो होते हैं ये दिशात्मक प्रकृति नहीं दर्शाते हैं, कक्षक जो होते हैं ये दिशात्मक प्रकृति दर्शाते हैं। कितने अंतर हो गए? 5 अंतर हो गए। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो ये था कक्ष और कक्षक में अंतर। ठीक है, तो हाँ, अब कक्षक में भी एक भाग होता है, ये जो S 2, 6, 10 भरने के लिए S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए उपकोष पाए जाते हैं, यानी उपकक्षक पाए जाते हैं। और उपकक्षक में उपकक्षक को बॉक्स द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे ये एक बॉक्स, ये S के लिए है। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। देखो कैसे भरा जाता है, 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। P में भरने के लिए कितने? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को, तो इसके लिए 3 उपकोष होंगे, क्योंकि एक उपकोष में तो 2 भर सकते हैं, तो 6 भरने के लिए कितने चाहिए होंगे? जाहिर सी बात है 3, 3 दूनी 6। ये P के लिए हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 10 भर सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने उपकोष चाहिए होगा बताइए? 10
1 में 2 भर सकते हैं, 10 कितने भरेंगे, 5 में भरेंगे, 1 2 3 4 5, 10 भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डी के लिए हो गया। एफ में कितने, 14, 14 भरने के लिए कितने बॉक्स, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बात आ रही समझ में, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये थी बेसिक सी जानकारी आपको परमाणु संरचना के बारे में, कक्ष और कक्षक के बारे में। ठीक है, आपका काम है पहले इतना देखिए, इतना याद कीजिए, ये काम आएगा आगे सभी। ठीक है, चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको। जय हिंद।